ईरान अब किस मूड में आपको नजर आ रहा है? उसके लिए जाहिर सी बात है वजूद की लड़ाई है, उसके लिए ये आर पार की लड़ाई है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर इमाम खामने को खरोच भी आती है तो हम पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिकन, यूरोपियन, इजरायली इंटरेस्ट है, हम वहां मारेंगे। क्या आपको लग रहा है कि अब एक आध दिन में और ज्यादा स्ट्राइक्स जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली हैं? जो ईरान अभी कर रहा है, इसमें चाइना रशिया की रजामंदी, क्योंकि चाइना रशिया भी ये देख रहे हैं कि अगर ईरान गिरता है तो उसके बाद फिर अमेरिका की दादागिरी और बढ़ जाएगी। कि ईरान की आप स्ट्रैटेजी अब आगे क्या देख रहे हैं, खासतौर पे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ बात कर रही हूँ। कि अमेरिका, इजराइल, ये ऑब्जेक्टिव उनका रिजीम चेंज केवल नहीं है, उनका ये है कि ईरान पूरी तरह से सरेंडर हो जाए। क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरीके से बंद करने जा रहा है, क्योंकि उसने प्रोसेस तो शुरू कर दिया है। एक करंट वहां पर इमर्ज कर रहा है, जो इस समय लीडरशिप में भी है। वो कह रहा है कि अगर न्यूक्लियर पावर आज ईरान होता तो हमने साहब का, इमाम खामने का असैसिनेशन नहीं होता। आदाब, नाउज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ये नाउज़ नेटवर्क का स्पेशल पॉडकास्ट है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है और इस हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत हुई है, उसके बाद पूरी तरीके से जो सिचुएशन है वो हम कह सकते हैं कि बदल गई है। पहले ये हमला धोखे से किया गया, क्योंकि जिनेवा में बातचीत चल रही थी, बातचीत का एक और दौर होना था। ये जो बातचीत है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले ही ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया और उसके बाद अब ईरान ने रिटेलिएट किया है। जहां जीसीसी में जहां कहीं भी अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, वहां तमाम जगहों को निशाना बनाया गया है। आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत के बाद यहां पर सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है। दुनिया भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसके साथ-साथ जो ईरान में ख़ास तौर पर और जहाँ जिन कंट्रीज़ में शिया बड़ी तादाद में रहते हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ इंतकाम, इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि इसका बदला लेना ही होगा और ईरान की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि यू हैव स्टेप्ड इन आवर हार्ट और अब हम आपसे इसका बदला इसी तरीके से लेंगे। तो क्या दुनिया का नक्शा पूरी तरीके से बदलने जा रहा है? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मिडल ईस्ट भी अब इस जंग में पूरी तरीके से शामिल हो गया है? और क्या ये हमले अब रुकेंगे या ईरान अब इसमें तय करेगा कि कौन-कौन से ममालिक इसमें शामिल होने जा रहे हैं? और ये कितना डेंजरस अब होने जा रहा है, कितना खतरनाक अब ये होने जा रहा है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर और जो इमरजेंसी सिचुएशन जो पैदा हुई है, उस पर ही आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, मिडल ईस्ट मामलों के जानकार, ऑथर और इसके साथ-साथ जो रेज़िस्टेंस है, उसको बहुत बारीकी से समझने वाले अमरेश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरेश जी हाल ही में ईरान भी गए थे और वहाँ की जो बहुत बारीकियाँ हैं, किस तरह से वहाँ पर पूरी जो गवर्नमेंट रन करती है, अभी की परिस्थितियाँ क्या हैं वहाँ पर और कैसे अब आगे स्टेप ईरान लेने वाला है, इस सब के बारे में वो बारीकी से यहाँ पर चर्चा करेंगे। अमरीश जी, बहुत-बहुत इस्तकबाल आपका नाउज़ नेटवर्क में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अमरीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत के बाद अब इस जंग की तस्वीर किस तरह से बदलने जा रही है? देखिए बुशरा जी, ये जो जंग, एक तो इसको जंग उस तरह की कहा जाए, क्योंकि ये नए तरह की एक जंग है, यानी जो 12 दिन की जो जून में हुई थी, उससे भी ये फ़र्क है। इसकी शुरुआत ही हुई एक ऐसी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट से। तो मैं इसको ये मानता हूँ कि ये उस तरह की जंग नहीं, बल्कि एक तरीके से किसी क्रिमिनल द्वारा एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था। और वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके बाद रिटेलिएशन शुरू हुआ है। तो अब ये देखिए, सो इट इज़ मोर लाइक in tune with what Trump did in Venezuela, which was a criminal operation, जहां उन्होंने abduct किया एक प्रेसिडेंट को। उसी तरीके से ये एक क्रिमिनल एक एक्शन है जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। वॉर के भी जो नियम हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन में हैं, जो इंटरनेशनल जो लॉज हैं, उसके उनके नियमों के खिलाफ।
और इसीलिए देखिए ये जो अब रिटेलिएशन ईरान का हो रहा है, ये रिटेलिएशन भी नो होल्ड्स बार्ड है। और इस रिटेलिएशन में सीधी सी चीज है कि यूरोपियन फोर्सेस जितना भी चिल्लाती रहें, अमेरिकन जितना भी चिल्लाते रहें, सवाल यह है कि जो अब ईरान कर रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट पे मार रहा हो, चाहे वो इजराइल पे मार रहा हो। अभी एक हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पे गिरी है, मेरे ख्याल से बीर बेशम उसका नाम है जगह का, नाम मैं मिस कर रहा हूं। तो वो वहां पर करीब 8 इजरायली वहां मारे गए। अभी तक कुल मिला के आप सोचिए हालात ये हैं कि जून 2022 के आंकड़े ये है, हालांकि मृतकों को हम कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। जून 2025 में 1000 से ऊपर ईरानी मारे गए थे, सिविलियन और मिलिट्री इंक्लूडेड। इजरायली केवल 28 मारे गए टोटल। आज क्या स्थिति, अभी जो खुद ईरान के आंकड़े और इजराइल भी यही कह रहा है कि including the military and the political people killed or assassinated by Israel and the civilian, जिसमें महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, स्कूल गर्ल्स हैं, 241 Iranians have lost their lives, including the military ones, and about 100 are injured. इजराइल में क्या स्थिति है? इजराइल में 495 डेड एंड इंजर्ड। यानी इस बार जो अगर हेड टू हेड काउंट है मारे जाने वाले लोगों का, उसमें भी ईरान आगे। और अभी हम और वो सब काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल इजराइल की बात कर रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट में हुआ, जो दुबई में, जो अबू धाबी में, जो शारजा में आज स्ट्राइक हुई, जो बहरेन को जो बिल्कुल ही पूरी तरह से कल एक तरह से जो अमेरिकन बेस वहां का ऑलमोस्ट खत्म सा कर दिया, कतर में जो अमेरिकन रडार थे वहां मार दिया, हम उनको अभी काउंट ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कतर ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की इरानियन मिसाइल को, तो उनका जो इंटरसेप्टर है वो एक सिविलियन एरिया में गिरा जहां कुछ हिंदुस्तानी भी थे। तो जो वीडियो आया उसमें लोग हिंदुस्तानी भी बोल रहे हैं, तो वो लेकिन कतर की गलती से हुआ, क्योंकि कतर क्यों इंटरसेप्ट कर रहा था, सवाल यहां पर ये। तो इसलिए देखिए ये जंग पूरी तरह से इस समय, डिस्पाइट द असैसिनेशन ऑफ अ टॉप लीडर, ये पूरी जो एक क्या कहेंगे, एक जो गैंगस्टरिज्म जो इंट्रोड्यूस हुआ इधर दुनिया में जब से नेतन्याहू और ट्रम्प का राइज हुआ, इस गैंगस्टरिज्म की एक इंतहा हो गई। और इसमें आप देखिए इसका जवाब आ रहा है। तो ये एक जो क्रिमिनल माफिया फोर्सेस हैं उनकी ये कोशिश थी इलेजिटिमेट, क्योंकि ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों इलेजिटिमेट हैं। अगर देखिए ट्रम्प विल बी आउट वेरी सून, ये प्रॉमिस सीट। तो इसके खिलाफ देखिए एक बार एक पूरा राष्ट्र लड़ रहा है, एक ऐसे क्रिमिनल गैंगस्टर्स माफिया जो पूरी दुनिया पे रूल करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक बहुत जबरदस्त, अभी इस बार उनको एक ऐसा प्रतिद्वंदी या कहिए उनको एक ऐसा दुश्मन मिल गया है जो उन पे भारी पड़ रहा है। जी। मुझे लोगों के ज़हन में अभी सवाल ये भी अमरीश जी कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि जो सक्सेसर कौन होंगे, उनके 4-4 लेयर्स जो हैं वो उन्होंने तैयार कर ली हैं। चाहे आईआरजीसी की बात करें या आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद हम बात करें, और अब इंटरिम लीडर जो हैं वो भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। पहले कहा गया था कि उनके बेटे, लेकिन अब बताया गया है कि उनके बेहद करीबी हैं, उनको इंटरिम लीडर, सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है फ़िलहाल के लिए। क्या हम ये मानें कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के बाद ईरान फिर से उठ खड़ा हुआ है? क्या ईरान उनकी गैर मौजूदगी में भी उसी तरीके से जवाब दे पाएगा, उसी तरीके से कन्विक्शन दिखा पाएगा? लीडरशिप क्या उसी तरीके से जवाब दे पाएगी, डिसीजंस ले पाएगी जो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के रहते हुए ले रही थी? क्या इससे सिचुएशन कुछ बदलेगी? क्योंकि ईरान को लेकर इज़राइल और अमेरिका जो लगातार साज़िश कर रहे हैं वो ये कि रिजीम चेंज करनी है, और इसको लेकर उन्होंने मैसेजेस भिजवाए हैं। मोसाद के एजेंट्स किस तरह से वहाँ पर एक्टिव हैं, ये भी बताया जा रहा है। हालाँकि कन्फर्म सोर्सेज़ नहीं हैं कि जब आयतुल्लाह अली ख़ामनाई एक्टिव थे, वो मीटिंग जब ले रहे थे, वहाँ पर भी शायद कोई मोसाद का एजेंट था जिसने फ़ोटो खींचकर ट्रम्प को भेजा। इट्स नॉट कन्फर्म्ड, लेकिन हम अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर इस तरह की खबरें देख रहे हैं। नहीं देखिए, अभी रिजीम चेंज का जो इनकी कोशिश थी वो फेल हो गई है, क्योंकि ईरान में जो आज प्रदर्शन हुए, अब जैसे 9 करोड़ का देश है, तो 11 फरवरी को 47th एनिवर्सरी इरानियन रेवोल्यूशन की, उसमें भी 3 करोड़ लोग सड़क पे आ गए थे। आज भी जो 1 से 2 करोड़ 3 करोड़ के बीच में आज भी लोग बता रहे हैं सड़क पे आए हर शहर।
पूरे ईरान के अलग-अलग शहरों में। अब इससे जो बात आ रही है, रिजीम चेंज करने वाली फोर्सेस कहाँ है? इनके पास तो कुछ नहीं है। यहाँ तो जनता इस रिजीम के पक्ष में आ रही है सामने, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो हमने आज से करीब हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, या जब मैं ईरान में था उसके बाद जब आया था, तो मैंने कई मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये बात कही कि वहाँ पर जो सक्सेशन है, वो पहले से डिसाइडेड था। ये जून 2025 की जंग के बाद ये एक रवायत वहाँ बन गई थी कि सक्सेशन कम से कम 3-4 लेयर्स तक का होना चाहिए, कि अगर एक कोई टॉप पोज़ीशन का ऑफिशियल जाए तो उसके पीछे उसके नीचे के 3-4 विकल्प तैयार रहें। तो आपने देखा कि आईआरजीसी के चीफ महमूद पकौर, उनका असैसिनेशन कल हुआ और नए आईआरजीसी के चीफ बन गए। आर्मी के चीफ मूसवी, उनका असैसिनेशन हुआ, नए आर्मी के चीफ बन गए। उसके बाद देखिए जो डिफेंस सेक्रेटरी शमखानी, उनका असैसिनेशन हुआ, नए बन गए। यहाँ तक कि जो अभी पूरी एक सिचुएशन है उसमें अली लारिजानी जो कि एनएसए के हेड है, अली अली लारजानी, जो कि वो एक्चुअली हम मतलब उसका नाम दूसरा है, एनएसए नहीं है, लेकिन हम एक अपने मतलब फ़ैमिलियरिटी के लिए कह रहे हैं कि जैसे अजीत डोभाल है हमारे, तो वहाँ पर जो अली लारिजानी है, वो पूरा सँभाल रहे हैं और उनके साथ जो ख़ामनेई, इमाम ख़ामनेई के बेटे हैं, मुज्तबा ख़ामनेई और पेज़ेश्कियान और एक और हैं। तो 3 लोगों की एक इंटरिम कमिटी बनी है और फिर जो इंटरिम सुप्रीम लीडर आज जैसा कि आपने कहा, वो भी नॉमिनेट हो गए। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये वो लोग हैं, इनमें से काफ़ी लोगों से मैं मिला था और इसमें एक और नाम है जो अभी सामने नहीं आया है, वो इस्माइल कानी, जो कुद्स फोर्स के लीडर थे, जो कासिम सुलेमानी के सक्सेसर। और कुद्स फोर्स वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है सारी फोर्सेस में, क्योंकि देखिए ईरानी सेना अलग है, आईआरजीसी अलग है और कुद्स फोर्स आईआरजीसी का पार्ट है, लेकिन कुद्स फोर्स एक्सटर्नल जो ऑपरेशंस है वो संभालती है। तो कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी, वो भी उनको भी इजराइल और अमेरिका असैसिनेट नहीं कर पाए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि वो फोर्सेस पावर में आ गई हैं जो ये आर्ग्यू कर रही थी कि न्यूक्लियर पावर ईरान को बन जाना चाहिए। और इनके ऊपर रिस्ट्रेंट किसका था? केवल इमाम खामनेई का था। सो दे हैव असैसिनेटेड द वन मैन हु वाज रेजिस्टिंग ईरान गोइंग न्यूक्लियर। और पूरा लॉजिक ये दे रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए असैसिनेट किया। तो अब आप देखिए क्या होगा। अब इसके बाद जो लीडरशिप है, जो यंग लड़के आ गए, मतलब यंग लड़के टॉप पोजीशन पे नहीं, लेकिन हर जगह चेंज हुआ, नीचे भी चेंज हुआ। वो लोग देखिए, वो बिल्कुल इस पे कमिटेड हैं, कटिबद्ध हैं। वो लिबरल्स की नहीं सुन रहे हैं। ईरान के लिबरल्स वैसे भी काफी, उनको जेल इस समय या तो हाउस अरेस्ट में हैं या वो जेल में हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना दे वांटेड टू गो सॉफ्ट ऑन अमेरिका एंड इजराइल। और उसमें जो जो खटामी भी इनके लीडर थे, इस और रूहानी भी, ये सब लोग जो हैं इनको पीछे कर दिया गया है। और जो अब लोग आए हैं सामने, वो अब इस पे भी वो लोग तैयार हैं कि ईरान विल गो न्यूक्लियर। इसमें हम किसी फतवे की नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। और ये बात जब मैं वहां था तभी बात हो गई। तो आप क्या कह रहे हैं कि अब जो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई हैं, उन्होंने जो फ़तवा दिया था कि न्यूक्लियर पावर हम नहीं बनेंगे क्योंकि एंटी इस्लामिक है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अब आप ये कह रहे हैं कि जो अब नई लीडरशिप जो अब पैदा हो रही है, अब जो बन रही है, वो ज़्यादा हार्डलाइनर है और अब वो इस पर विचार कर रहे हैं? या फिर आपको लग रहा है कि अब उनको ये पावर मिल गई है क्योंकि उनके ऊपर इस तरह से हमला हुआ है और सुप्रीम लीडर को ही नहीं बल्कि कहें हम कि टॉप लीडरशिप को एक तरह से उन्होंने खत्म कर दिया है। तो क्या उनको ये अब लेजिटिमेसी इससे मिल रही है कि वो एक न्यूक्लियर पावर बन जाएँ? क्या नहीं इससे वो देखिए, दुनिया को कन्विंस करेंगे? देखिए मैं उनको हार्डलाइनर्स नहीं कहूंगा, मैं उनको रेवोल्यूशनरीज कहूंगा। वो लोग रेवोल्यूशनरीज है, रेडिकल है। तो जो रेवोल्यूशनरीज, अब भाई रेवोल्यूशनरी अली खामनेई भी थे, रेवोल्यूशन ईरान का हुआ, पूरी रिजीम ही रेवोल्यूशनरी है। लेकिन जो हमारी स्टडी है रेवोल्यूशंस की, चाहे रशिया, चाइना, कहीं की भी, क्यूबा की भी, रेवोल्यूशन में के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर भी कई धाराएं होती, रेडिकल्स होते हैं, वहां भी लिबरल्स होते हैं, सेंट्रिस्ट होते हैं और राइटिस्ट होते हैं, तीनों होते हैं वहां भी। तो अब ये जो अभी जो
ईरान की स्थिति है उसमें जो सेंट्रिस्ट और राइट विंगर्स हैं वो तो मार्जिनलाइज हो गए प्रोटेस्ट के बाद ही, क्योंकि दिख गया कि उन्होंने प्रोटेस्ट को होने दिया। उसके बाद जो फिर एक बात आ रही थी कि जो इमाम खामनेई हैं वो रेडिकल रेवोल्यूशनरी लेकिन पुराने स्कूल के थे, तो उनके अंदर कुछ इस तरह के ओल्ड वर्ल्ड प्रिंसिपल्स भी थे और वो उसूलों वाले आदमी थे। वो उसूलन वो अमेरिका से भिड़ भी गए और उसूलन उन्होंने कहा कि हमारा ये उसूल है कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। जैसे महात्मा गांधी का था कि हम हिंसा नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब उनका एक उसूल था, वो ऐसा नहीं था कि वो गुड और बैड, एक उसूल था। तो उसी तरीके से इमाम खामने का भी ये उसूल था। अब यहाँ पर जो एक थिंकिंग ईरान में उस समय भी थी कि कहीं ना कहीं ये ईरान के लिए बैकफायर ना कर जाए, ये जो पूरी एक डॉक्ट्रिन है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए। और एक एक करंट वहां पर इमर्ज कर रहा है जो इस समय लीडरशिप में भी है। वो कह रहा है कि अब ये एक्चुअली अगर हम लोग उस समय ज्यादा सख्त होते, अगर हम लोग उस समय अगर न्यूक्लियर पावर आज ईरान होता तो हमने साहब का इमाम खामने का असैसिनेशन नहीं होता। ये बात सच है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल हमारे सामने है। वो भी छोटा देश है और उसने न्यूक्लियर पावर होने की वजह से उसने ऐसी डिटरेंस बनाई है कि ट्रंप वहां चला गया पिछले टर्म में, वहां जाके उनके लीडर से हाथ मिलाने वो वहां चला गया। तो ये जो पूरी स्थिति है, इन लोगों ने, अब आप देखिए बात बड़ी बड़ी हो रही है कि हमने वो एक्सट्रीमिस्ट को और इनको हटा दिया। अरे तुमने मॉडरेट्स को तुमने जून 2025 में और अभी तुमने सारे मॉडरेट फोर्सेस को ईरान में मार दिया है, अमेरिका इजराइल। अब जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो फोरफ्रंट पे आ गई हैं और वो रेडिकल एजेंडे पे चलेंगी। दुनिया के, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन एक्चुअली जो दुनिया का लिबरल ओपिनियन, दुनिया में देखिए ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया का ऐसा ओपिनियन है या दुनिया की जनता से कुछ पूछा जा रहा है। जो दुनिया के एलिट्स हैं, जो एप्स्टाइनवादी और जो दुनिया के बाकी लोग, उनकी ऐसी की तैसी ये लीडरशिप ये कह रही। तो आप बड़ी बात कह रहे हैं और आपने इस तरह के अल्फाज का भी इस्तेमाल कर दिया कि जो अभी आपने लास्ट में कहा। मेरा सवाल ये है और लोगों के जहन में अब ये सवाल ज़रूर पैदा हो रहा है कि जिस तरह से मिडल ईस्ट को अब लोग कह रहे हैं कि निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि सिविलियंस को कहीं निशाना भी नहीं बनाया गया है, सिर्फ जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाया है ईरान ने और सेल्फ डिफेंस में एक तरह से ये वो हमले कर रहा है। क्या ये हमले इन मिडल ईस्ट कंट्रीज में और बढ़ने जा रहे हैं? और सबसे ज़्यादा निशाना इन मिडल ईस्ट कंट्री में भी कौन से कंट्रीज होने जा रहे हैं और इससे ईरान क्या हासिल करने जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अमेरिका पर वो हमला कर नहीं सकता। तो इज़राइल और उसके साथ-साथ जो उसके आस-पास के जो कंट्रीज हैं, वो उसके निशाने पर हैं और इससे वो क्या हासिल करना चाह रहा है? क्या इससे जो अरब ममालिक हैं, कुछ जो उसके साथ शायद खड़े नज़र आते, क्या उनसे भी उन्होंने एक तरह से दुश्मनी मोल ले ली है? इसको कैसे देखा जाए? इसमें आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो अमेरिका पे ईरान निशाना साध सकता है, आपको ये भ्रम लोगों को है। ओके। जो हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान के पास है, स्पेशली जो फतेह 1 और फतेह 2 है, जो खुर्रम शहर 4 है वो तो मीडियम रेंज है। जो फतेह सीरीज की मिसाइल्स है वो मैक 10 मैक 15 की स्पीड से चल सकती है, यानी 10,000 किलोमीटर पर आवर, 15,000 किलोमीटर पर आवर, वो सीधे वॉशिंगटन हिट कर सकती है। और ये बात अमेरिकन जानते हैं, क्योंकि अमेरिकन ने, जो इनके जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं जनरल केन, इन्होंने इस तरह का हिंट भी किया था जब ये ट्रंप को कह रहे थे, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर स्टोरी की थी कि अमेरिकन आर्मी झिझक रही है। और जेरल्ड फोर्ड में जो सो कॉल्ड टॉयलेट प्रॉब्लम हुई थी वो एक्चुअली एक म्यूटिनी टाइप थी। तो इसलिए यहाँ पर ये, अच्छा अभी ट्रंप ने, अभी देखिए एक 45 मिनट पहले ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान इज प्लानिंग टू हिट यूरोपियन सिटीज विच हैव अमेरिकन बेसिस। अब कहां पर है? यूके में लेकिन हीथ बेस है, जर्मनी में रैमस्टीन बेस है, उसी तरीके से कुछ ये पोर्चुगल में है, स्पेन में है, इटली में है। ये सारे बेसिस भी ईरान के निशाने पे है। तो इसलिए ये जो बात कही जा रही है मिडिल ईस्ट कंट्रीज को तोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एक तरह के एक इलीगल लाइफलाइंस है, इलीगल आर्टरीज है। जो पैसा, जो ये जो एक गैंग इस समय रूल कर रहा है दुनिया को, इसको वो पैसा पंप करता है उन आर्टरीज के थ्रू, और ये पैसा लूट का पैसा है। सब लोग जानते हैं यूएई ने सूडान में
नरसंहार करवा के वहां का सोना लूटा। यूएई ने सोमालिया में क्या किया, इजराइल का साथ दे रहे हैं। पूरी दुनिया में इनका लूट-पाट का जो सामान पूरा इन्होंने यूएई में बनाया हुआ है, उसको ईरान नष्ट कर रहा है। वो ये पूरी स्थिति बना रहा है। दुबई की अब ये हालत हो गई है कि वहां पर आप देखिएगा कल से मार्केट खुलेगा, तो कितना बड़ा क्रैश होता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर गोइंग टू बी वाइप्ड अवे टुमारो ऑल ओवर यूएई। तो ये जो टैक्स हेवन थे, ये जो सारी चीजें थी, इंक्लूडिंग मतलब बहराइन भी उसमें शामिल है। और आज देखिए तो अबू धाबी में भी स्ट्राइक हुई, ईरान ने स्ट्राइक की, उसके बाद शारजाह में भी स्ट्राइक की। तो ये एक उनको मैसेज दे रहे हैं वो कि अब ये यूएई को अमेरिकन छोड़ दें, फिर यूरोपियंस छोड़ दें। और ऑब्वियसली अमेरिकन यूरोपियंस छोड़ेंगे तो फिर वहां पर वैसे ही कैपिटल फ्लाइट शुरू हो गई यूएई। तो ये जो ईरान की स्ट्रैटेजी अब यहाँ से क्या देख रहे हैं अमरीश जी कि ईरान अब किस मूड में आपको नजर आ रहा है? उसके लिए ज़ाहिर सी बात है ये वजूद की लड़ाई है, उसके लिए ये आर-पार की लड़ाई है। अब ये डिसाइड करेगा कि इस साइड भी यानी कि अमेरिका और इज़राइल की साइड भी और ईरान की साइड भी कौन से कंट्रीज़ इनके फ़ेवर में आकर खड़े होते हैं। क्या ये डिसाइड करेगा कि ये आने वाले वक़्त में क्या ये वाक़ई में एक ऐसी वॉर की तरफ बढ़ती हुई ये नज़र आ रही है, ये जंग कि हम कहें कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ क्या ये जा रही है? क्या इसको इस तरह से देखा जाए? क्योंकि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के बाद ईरान जिस मूड में फ़िलहाल नज़र आ रहा है और जिस तरह से इंतकाम के जो नारे लगाए जा रहे हैं, उसमें वो एक एक जो सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को भी तो ईरान को देखना होगा और उसको रिस्पेक्ट करनी होगी। नहीं, तो वो सेंटिमेंट तो यही कह रहा है ना कि बदला लो। इंतकाम का मतलब क्या है? वो तो कह रहा है कि और ज्यादा मिलिटेंट हो ईरान से, और ईरान और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर इमाम खामने को खरोच भी आती है तो हम पूरी दुनिया में जहां भी अमेरिकन, यूरोपियन, इजरायली इंटरेस्ट है, हम वहां मारेंगे। ये उन्होंने कह दिया था पहले। ये तो कोई छुपी बात नहीं है। तो अब वो वही कर रहे हैं। जी, और अब ये वो जो वही उन्होंने कर रहे कहा था कि इज़राइल को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि अब एक आध दिन में और ज़्यादा स्ट्राइक्स जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली हैं? और वही मैं फिर से सवाल को दोहराऊँगी क्योंकि शायद मुझे जवाब उसका नहीं मिल पाया है कि ईरान की आप स्ट्रैटेजी अब आगे क्या देख रहे हैं? ख़ास तौर पे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ बात कर रही हूँ। देखिए, ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। ईरान एक मतलब एक न्यू, अब क्या कहें उसको, जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसमें रशिया, चाइना, ईरान एक पोल हैं और अमेरिका, इजराइल और नेटो एक पोल है, या मल्टीपोलर वर्ल्ड का वो इस समय ईरान एक रिप्रेजेंटेटिव है और फ्रंट लाइन स्टेट है जो लड़ रहा है फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये जो ईरान अभी कर रहा है, इसमें चाइना, रशिया की रजामंदी, आप ये सोच लीजिए कि ये पहले से ये इसमें चाइना, रशिया की रजामंदी है, क्योंकि चाइना, रशिया भी ये देख रहे हैं कि अगर ईरान गिरता है तो उसके बाद फिर अमेरिका की दादागिरी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहां पर सवाल यह है कि ईरान एक स्ट्रेटजी के तहत जो कर रहा है वो यही कर रहा है कि मैक्सिमम, हम देखिए इसको मिलिट्री टर्म्स में, क्योंकि ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो हम लोग की कन्वेंशनल मिलिट्री की सोच है, जहां पर दो ग्राउंड की सेनाएं भिड़ती हैं, या जैसे हमने गाजा में भी देखा, वो भी अनकन्वेंशनल था, वॉर ऑफ एट्रिशन था, एसिमेट्रिक वॉर थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं गुरिल्ला एक एलिमेंट था कि उसमें भी सेना एक दूसरे से भिड़ रही थी। अगर चाहे हमास के गुरिल्ला स्क्वाड्स थे, लेकिन वो आमने सामने लड़ रहे। यहाँ लड़ाई कैसी हो रही? यहाँ लड़ाई रिमोट की हो रही। यहाँ लड़ाई उधर से आ रहे हैं मिसाइल, उधर से बॉम्बिंग हो रही है, उधर से जेट्स भी मार रहे हैं और इधर से मिसाइल जा रही है, क्योंकि ईरान के पास उस तरह की एयरफोर्स नहीं है। अभी यूएस ने, इब्राहिम लिंकन यूएस का, वो अभी खड़ा है, उसकी तरफ से कोई अभी मिसाइल्स नहीं आई हैं, कल को आ सकती हैं। सबमरीन जो यूएस की हैं उनकी तरफ से भी आ सकती हैं, उसके लिए ईरान ने अलग से तैयारी की है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक मिसाइल वॉर, एक न्यू एज वॉर के रूप में इसको हम देख सकते हैं, इसलिए इसके रूल्स अलग होंगे। मेरा ये कहने को, एज अ वॉर हिस्टोरियन मैं ये देख पा रहा हूं कि ये उस तरह की गुरिल्ला वॉर भी नहीं है, ये कन्वेंशनल वॉर भी नहीं है, ये जैसे इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो भी ये नहीं है। तो इसके पीछे एक वर्ल्ड पावर्स का अलाइनमेंट है, और बहुत एक इस तरह का अलाइनमेंट है कि अमेरिका, इजराइल
ये ऑब्जेक्टिव उनका रिजीम चेंज केवल नहीं है, उनका ये है कि ईरान पूरी तरह से सरेंडर हो जाए। और ईरान भी मैं आपको बता दूं, अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उसको अगर अपना वजूद बचाना होता तो आज वो दोस्ती कर लेता, जैसे वेनेजुला में हुआ। तो वो, लेकिन उसमें आपने आपने देखा कि वो ईरान इस समय इसलिए लड़ रहा है कि उसको कुछ आइडियोलॉजिकल वैल्यूज को चेरिश करना है, उसको कुछ आइडियोलॉजिकल इश्यूज को रिजॉल्व करना है दुनिया में। और ईरान का नेशनल इंटरेस्ट भी उन आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट से अलाइन होता है। जैसे चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो उसके नेशनलिस्ट जो उसके नेशनल इंटरेस्ट है उससे अलाई होती है। तो ये पूरी सिचुएशन, तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल और नेशनल इंटरेस्ट का एक अलाइनमेंट है ईरान में, और वो उसके हिसाब से चल रहा है। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है इजराइल को खत्म कर देना, एक शून्य की ताकत बना देना मिडिल ईस्ट में, और अमेरिकन फोर्सेस को खदेड़ना। जी। उनका दो प्राइमरी फोकस है। जी, 2 छोटे-छोटे और मेरे सवाल, और फिर मुझे पता है कि आपको जाना है। सवाल ये कि इसमें चाइना और रशिया के रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक उस तरह के कोई बयान सामने नहीं आए हैं जिस पे ये खुश हुआ जाए, जो लोग ईरान के फ़ेवर की बात करते हैं वो, कि भई देखिए रशिया और चाइना जो है वो पूरी तरीके से खुल के ईरान के साथ आकर खड़े हो गए हैं। इसी के साथ एक और सवाल मेरा, कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो पूरी तरीके से बंद करने जा रहा है? क्योंकि उसने प्रोसेस तो शुरू कर दिया है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन दोनों के रोल को आप इसमें, इस जंग में आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि कराची में किस तरह से वहाँ पर जो यूएस एम्बेसी है उस पर हमला किया गया, उसके बाद वहाँ पर कितने लोगों की जान गई है। तो सेंटिमेंट जो है, क्योंकि ये पूरा मामला जितना आइडियोलॉजिकल है, जिस तरह से ये हथियारों से लड़ा जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा ये जज़्बाती भी है। नहीं भाई, देखिए जहां आइडियोलॉजी आती है वहां जज्बात आते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में मतलब लोग समझ गए होंगे। देखिए क्या है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी बंद कर दिए। वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन आज आईआरजीसी की नेवी ने दिया। उन्होंने एक ऑयल ऑयल टैंकर में आग लगा, और वो जो है वो गल्फ कंट्रीज का था। तो गल्फ कंट्रीज का सारा ऑयल वो वहां से पास नहीं होगा। मंडे से आप देखेंगे उसके जो मार्केट पे असर होगा ही हो। उसके बाद जो जो देखिए, एक एक और बात आपने शायद एक बार रिपीट करेंगे जो आपने पहले पूछा था। जी, ये चाइना और रशिया के हवाले हाँ, से मैं चाइना बात और कर रशिया। रही थी। तो चाइना और रशिया की देखिए जहां तक बात है उसमें, देखिए खुल के आना, ये जो पूरी बात है खुल के आने वाली, इसमें देखिए ऑपरेशन सिंदूर में चाइना भी खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं आया था। आज हुँ। भारत भी खुल के अफगानिस्तान के साथ नहीं, खुल के आने वाली बात अब खत्म हो गई। अब बात ये हो गई है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑन इन राइटिंग ईरान का कौन है? रशिया और चाइना। दे आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। उनको 25-25, 30-30 साल के अलायंसेस बाकायदा डील हुई है। तो अब चाइना का क्या काम है? चाइना का काम है सोडियम परकुलेट सप्लाई करना। एक मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब ईरान में था तो हमने चाइनीज पर्सनल्स भी देखे, रशियन पर्सनल्स भी देखे। लेकिन एक छोटी चीज, सोडियम परकुलेट क्या? अब सोडियम परकुलेट इज एसेंशियल फॉर मिसाइल्स। बहुत एक एक एसेंशियल, चाहे सॉलिड फ्यूल हो या वो लिक्विड फ्यूल हो, उसमें इसकी जरूरत है। तो वो पिछले 6 महीने से आ रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसराइल अमेरिका का गया, लेकिन वो इस चीज को समझ रहे हैं और उससे डर भी रहे। अब चाइना ने इस तरीके से ईरान को स्टॉक कर दिया। दूसरी बात, ईरान के अंदर जो साइबर वॉरफेयर चल रही, बहुत सारे जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगी, अभी बहुत दिन हम लोग उस चीज को नहीं देख पाएंगे। साइबर वॉरफेयर जो चली है उसमें चाइना और रशिया जो लगे हैं, और उसमें कुछ हाई वैल्यू टारगेट उन्होंने सेट किए हैं, वहां पर ईरान की वो मदद कर रहे हैं। तो आजकल खुल के आने का ये उसका तात्पर्य है, ये उसका मतलब। तीसरी बात जो आपने इंडिया पाकिस्तान की पूछी, तो उसमें देखिए क्या है कि एक तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ इंडिया पाकिस्तान के इस सिनेरियो में बात करने से, क्योंकि हम लोग लड़ने भड़ने वाले लोग हैं। इंडिया पाकिस्तान बड़ा डिसअपॉइंट करते हैं हमको, मतलब इस पूरे सिचुएशन में। फिर भी चलिए, अब यहाँ पर क्या है, इंडिया का आप रुख देखिए, तो इंडिया ने अभी तक कोई बयान ही नहीं दिया है। अभी अजीब राजनीति है कि कोई बयान ना दो। और ईरान के साथ इंडिया खड़ा हुआ था जब यूएनएचआरसी में रेजोल्यूशन आया था ईरान के खिलाफ ह्यूमन राइट्स के इशू पे, तो इंडिया खड़ा हुआ था। फिर ये इजराइल चले गए जस्ट ऑन द ईव ऑफ
इमाम खामनेई's असैसिनेशन, उसका क्या है? उसका लिंक क्या है? ये भी अभी आने वाले दिनों में खुलेगा। तो इसलिए देखिए जो इंडियन पीपल है, जनता है, वो तो है एक अपनी जगह। इंडियन स्टेट है, इंडियन नेशन स्टेट, वो भी अपनी जगह एक तरह से जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, उसको वो फॉलो कर रहा है। अभी उसने कोई साइड वो नहीं लेने दे रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, जो राइट विंग की तरफ घुसी है, तो गवर्नमेंट और नेशन स्टेट एक नहीं है एंड दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। कई बार होता है कि दे आर ऑन द सेम पेज, बट अभी नहीं है। तो इसलिए ये जो है बहुत बड़ी क्राइसिस अभी करंट बीजेपी रिजीम के लिए आने वाले दिनों में होने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी होगी ये जो अभी हो रहा है, और पॉलिटिकल क्राइसिस भी होगी जब इनसे जवाब देते नहीं बन पड़ेगा, ये किसके साथ जाएं इनको समझ में नहीं आएगा। और इनके जो खास दोस्त हैं, जब उनका और ज्यादा नुकसान होगा तब क्या होगा, ये देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ के रिजीम के सामने है इंडिया की। फिर पाकिस्तान में भी वही पूरी स्थिति है। पाकिस्तान में भी कंफ्यूजन है। जो आसिम मुनीर ने प्रो अमेरिकन अपना आउटरीच बढ़ाया था, इमरान खान एक एंटी अमेरिकन पोस्टर लिए हुए थे, उनको जेल हो गई और उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, ये बात तो सामने आ गई। और फिर से अमेरिका की गोद में जो पाकिस्तान बैठने की कोशिश कर रहा था, अब पाकिस्तान बताए ईरान के साथ है कि वो अमेरिका के साथ है। अब बताए वो इस चीज को, पाकिस्तान इज इन द डॉक, उसको अभी वो कटघरे में खड़ा है, ये बोलती बंद है पाकिस्तान। वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन, कि इस जंग को आप कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं और कितने दिनों तक देख रहे हैं? क्या आप ये प्रिडिक्ट कर पाएँगे? हालाँकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट राइट नाउ, बट स्टिल क्या किस तरह से आप इसको आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? कितना लंबा जाते हुए आप इसको देख रहे हैं? जब तक ट्रम्प खुद ईरान की नई लीडरशिप से सीज फायर नहीं मांगेगा, तब तक ये जंग चलेगी। ओके, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, नाउस के साथ जुड़ने के लिए। नाउस का मेरा भी पहला प्रोग्राम है और आपका भी पहला प्रोग्राम है, और हम इस तरह के जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट हैं, हम आपके सामने लाते रहेंगे, और उम्मीद है कि आज का ये ब्रॉडकास्ट नाउस के जो ऑडियंस है, उसको पसंद आया होगा, और आप भी अपने कमेंट्स, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरेश जी आपका नाउस के साथ जुड़ने के लिए।